हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बिल्डिंग विस्पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से मिलके बनती है। वैसे ही अगर हम सिविल में बिल्डिंग्स की बात करें तो वो 5 मेजर एलिमेंट से मिलके बनता है, जिसमें आता है आपका वॉल जो कि ब्रिक का होता है, आपका फुटिंग, कॉलम, स्लैब, बीम्स। ये 5 मेजर एलिमेंट्स है जिनसे मिलके आपकी कोई भी बिल्डिंग बनती है। बट इन एलिमेंट्स के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, मिसकंसेप्शन है। तो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के दिमाग में जो गलत कीड़ा घुसा हुआ है उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आपको क्लैरिटी दिलाएंगे कि इन 5 एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हम गलत सोच के बैठे हैं, उनको हमको यही सही करना है और साइड में आराम से काम करना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट एलिमेंट की हम अगर बात करें तो आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स के मिसकंसेप्शंस की बात करें तो उसमें आप देखेंगे बहुत तरीके के ब्रिक्स हैं। आप ले लें फ्लाई ऐश ब्रिक, रेड ब्रिक, एसी ब्लॉक्स और आजकल और एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आ गए हैं। तो हर एक सिचुएशन पे अलग अलग ब्रिक्स यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आप दूसरी ब्रिक को इंटरचेंज कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल है, लेट अस से 670 फीट का उसका विड्थ है और उसमें स्ट्रक्चर डिज़ाइनर ने आपको ड्राई वॉल डेट मीन्स एरोकॉन वॉल या फिर एसी ब्लॉक यूज़ करने बोला है, तो भैया आप क्लाइंट को बोलो कि हमको यही गाइडलाइंस है। आप उस पोजीशंस पे अगर जाके रेड ब्रिक या फिर फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करेंगे तो वेट बहुत डिफरेंस आएगा। हो सकता है कि आपका ड्राइंग रिवीजन पे जाए, आपका जो स्ट्रक्चर है जिस पर्पस के लिए डिज़ाइन हुआ है, जिस लोडिंग कंडीशन के लिए डिज़ाइन हुआ है, उससे वो एक्सीड करेगा और आपको वो चीज़ फिजिबल नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। ब्रिक्स में ही अगर हम सेकंड मिसकंसेप्शन की बात करें तो आते हैं गुड ब्रिक्स एंड बैड ब्रिक्स। कई लोग गुड ब्रिक्स को रेड ब्रिक्स के कैटेगरी में, एसी ब्लॉक्स को बोलते हैं क्योंकि वो नए हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक को जनरली कई लोग नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उसका ब्लैक कलर होता है। कई लोग सोचते हैं कि उसकी क्वालिटी भी बेकार होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाइज देखेंगे तो फ्लाई ऐश ब्रिक और रेड ब्रिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑल्सो फ्लाई ऐश ब्रिक आपकी सस्ती पड़ती कंपेयर टू रेड ब्रिक। ऑल्सो एसी ब्लॉक्स का एक अलग ही मिसकंसेप्शन है कि वो नए ब्रिक्स आ रहे हैं, फैक्ट्री से बन के आ रहे हैं, तो आपको लगाने हैं क्योंकि वो अच्छे हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो महंगे भी हैं। अगर आपका छोटा घर है या आपका बजट में घर बन रहा है तो आप रेड ब्रिक ही लगाइए या फिर फ्लाई ऐश ब्रिक ही लगाइए, उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है। हाँ, टेम्परेचर का वेरिएंट होता है क्योंकि रेड ब्रिक ऑब्वियसली सॉइल से बनता है तो वो टेम्परेचर ज़्यादा रेसिस्ट कर पाता है। एसी ब्लॉक भी काफ़ी टेम्परेचर डिग्रेड करते हैं रूम के अंदर, फ्लाई ऐश ब्रिक उतना नहीं कर पाता है। नंबर 2 पे आता है फुटिंग। फुटिंग के बारे में एक मेजर मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आपकी कोई साइट है जिसमें पहले एक कॉलम दिया गया था जो कि साइज था उसका 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का, अब ड्यू टू आर्किटेक्चरल रीजंस और हो सकता है कुछ अदर रीजंस की वजह से वो कॉलम चेंज होकर 9 इंचेस बाय 18 इंचेस का हो गया। बट एक्सकवेशन साइट में ऑलरेडी 4 फीट बाय 4 फीट का हो चुका है एज पर 9 इंचेस का कॉलम। तो कई बार क्लाइंट आके क्या बोलते हैं कि अरे भैया इसका तो एक्सकवेशन भी हो गया है, छड़ भी बन गई है, तो एक काम करते हैं ना, आपको गड्ढा मत बढ़ाओ, आप कास्टिंग और ऊपर तक कर लो। अगर आपकी ड्राइंग में 15 इंच की कास्टिंग दी है तो आप एक काम करो 2 फीट की कास्टिंग कर लो। तो देखो इसमें कुछ नहीं होने वाला है, आपका सिर्फ सेल्फ वेट बढ़ने वाला है फुटिंग का। आपका जो फुटिंग का लोड बेरिंग कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आपके पैर जानते हैं, आपका जो फुट है ना, आप फुट की साइज़ अगर बढ़ाएंगे तो आप उतना स्टेबल खड़े हो पाएंगे। अगर मैं फुट की साइज़ आपकी सिर्फ एक पिन पैंट जितनी कर दूँ, एक इतनी पैंट जितनी ऐसी, तो आप खड़े हो पाओगे क्या स्टेबल? बोलोगे कि कास्टिंग भले पूरी ऊपर तक कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो लोड आ रहा है ऊपर से वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो स्ट्रक्चर डिजाइनर डिसाइड करके फुटिंग की साइज देता है, उसी के बेसिस पे आपको काम करना होता है। फुटिंग के बारे में एक सेकंड नंबर का मिसकंसेप्शन ये है कि देखिए, आप फुटिंग तो बहुत सारी टाइप की होती है। पाइल हो गया, स्ट्रैप फुटिंग हो गई, आइसोलेटेड फुटिंग हो गई, ट्रेपेजोइडल फुटिंग हो गई, राफ्ट हो गया। तो जनरली आप देखेंगे कि ब्लैक कॉटन सॉइल में पाइल सजेस्ट करते हैं। पाइल इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि उसमें पाइलिंग करना ईजी होता है। एंड ऑल्सो ये भी बात है कि पाइल जो होता है
वो किसी भी ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, प्लस कोई भी हाई रेज बिल्डिंग के लिए पाइल बेस्ट होता है क्योंकि वो ग्रुप पाइलिंग में इवनली लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपका ब्लैक कॉटन सॉइल है तो आप आइसोलेटेड फुटिंग में काम नहीं कर सकते। आप देखेंगे अपने आसपास में ही देख लेंगे कि बहुत सारे घर हैं जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है बट वो एक्सकवेट करके नॉर्मल आइसोलेटेड फुटिंग डालते हैं। तो वो कैसे डाल पाते हैं? क्योंकि वो आइसोलेटेड फुटिंग जो आपकी ब्लैक कॉटन की जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से डिज़ाइन करके डालते हैं। तो कोई आपको क्लाइंट आके बोल रहा है कि भैया पाइल डलवाते हैं, पाइल अच्छा होता है, या कोई आके बोल रहा है आइसोलेटेड करते हैं, आइसोलेटेड अच्छा होता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, सिचुएशनल है। आपका इंजीनियर और आर्किटेक्ट क्या बोल रहा है, उनको प्लिंथ हाइट कैसी चाहिए, एक्सटीरियर्स में कैसा उनको ग्राउंड से उठाना है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो कभी भी खुद से ये मत डिसाइड कर लीजिए कि भैया हमको तो पाइल में ही काम कराना है। पहले अपने इंजीनियर और आर्किटेक्ट से सही सलाह ले लें फिर काम करें। नंबर थर्ड पे अगर हम कॉलम की बात करें तो एक मेजर मिसकंसेप्शन ये होता है कि कई बार क्या होता है कि अगेन दो फ्रेंड्स का अगर घर बन रहा है, एक दूसरे फ्रेंड के घर में सेकंड फ्लोर के बाद अगर कॉलम की जो साइज़ है या रिइंफोर्समेंट है कम हो रहा है तो सेम फ्रेंड दूसरा वाला भी बोलता है कि हमारे में भी ऐसा होना चाहिए। ऑल्सो आपका कॉलम जो है वो कुछ पर्टिकुलर फ्लोर्स के बाद अगर उसमें किसी तरीके का कोई मूवमेंट आ रहा है या बहुत बड़ा हैवी बीम रखा रहा है तो देयर आर चांसेस कि वो कॉलम का साइज कम नहीं होगा बिकॉज उसमें हैवी मूवमेंट्स आ रहे हैं, ड्यू टू कैंटिलीवर भी हो सकता है। तो आप उसके में हो रहा है तो मेरे में होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बनाएंगे तो हर बार नया ही बनेगा। तो ऐसा कभी भी कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं करना है और ना ही होता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यस वी कैन रिड्यूस द साइज एंड रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट मैं मानता हूं कि रिइंफोर्समेंट आप कम कर सकते हैं अगर आपकी लोडिंग कम हो रही है। देन अगेन वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका अर्थक्वेक जोन पे आ रहा है तो आपका कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है कॉलम उस पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद, आपका जो एक्शियल लोड है, मूवमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट भी हम चेक करते हैं, उसके बाद ही कोई भी चीज़ रिडक्शन होता है। तो ऐसा मन में मत बैठाना कि कम होना ही होना है। कॉलम के बारे में एक और मिसकंसेप्शन हम बोले तो ज़रूरी नहीं कि कॉलम हरदम वर्टिकल कंटिन्यूसली जाए फ्रॉम द फुटिंग टू द टेरेस। कई आपने देखे होंगे कि प्लिंथ लेवल से ही इंक्लाइंड हो जाते हैं, जैसे आपने एयरपोर्ट से मोस्टली देखा होगा। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि वर्टिकल एलिमेंट जो कि ग्राउंड से प्लिंथ से पूरा टेरेस तक जा रहा हो वही आपका कॉलम हो। आपके कॉलम इंक्लाइंड, स्लोप्ड, कर्व्ड कुछ भी हो सकते हैं। नंबर अगर फोर्थ की बात करें हम तो आता है स्लैब। अब स्लैब में आप देखेंगे एक जनरल जो साइट में हम लोग कई बार ये चीज़ फेस करते हैं कि क्लाइंट आता है या फिर कोई थर्ड पर्सन आके बोलता है कि हर जगह क्रैंक देना ज़रूरी है क्या? तो भैया ज़रूरी है, तभी तो बनाया गया है क्या, है ना। आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपके जो स्ट्रक्चर इंजीनियर में जहाँ जगह पे नेगेटिव मूवमेंट्स आ रहे थे, जहाँ जहाँ पे टॉप रॉड की नीड थी, चाहे वो डबल मैश हो, चाहे वो क्रैंक देना हो, सपोर्ट पे भी और अदर प्लेसेस पे भी, वहाँ पे आपको एज पर ड्राइंग देना ही चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आपके फेलियर के चांसेस या डिफ्लेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके वर्टिकल सरफेस लेवल के क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एज पर ड्राइंग ही वर्किंग करें, अपना दिमाग लगा के कुछ जगह पे क्रैंक हटाने की कोशिश ना करें। स्लैब में ही हम एक सेकंड पार्ट की बात करें तो कई बार होता है कि क्लाइंट या थर्ड पर्सन आके बोलते हैं कि आपका जो स्लैब थिकनेस है उसको बढ़ा दो तो आपका स्लैब की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ थिकनेस बढ़ाने से आपकी स्लैब की कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। आपके स्लैब के अंदर रिइंफोर्समेंट है उसका भी परसेंटेज वाइज सही होना ज़रूरी है। आपका स्लैब का जो ग्रेड है ना, चाहे वो M20 हो, M25 हो, M30 हो, कौन से ग्रेड का कंक्रीट आप स्लैब में यूज़ कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा। ऑल्सो स्लैब के सपोर्ट्स कैसे हैं, आपका स्लैब सिर्फ 2 पार्ट में सपोर्टेड है, 3 या 4 पार्ट में सपोर्टेड है, या फिर अगर सिंगल साइड से सपोर्टेड है। सिंगल साइड से सपोर्ट कैसा होगा, कैंटिलीवर स्लैब होगा। तो ये सारे फैक्टर्स भी इफेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी थिकनेस बढ़ाए, हिडन बीम डाले और बोले वाह हो गया, इसमें कोई भी वॉल खड़े कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा मत किया करो। बहुत बार केसेस हुए हैं कि स्लैब गिर जाता है। आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम आते हैं बीम्स पे, जो कि 5वां नंबर है आपके बिल्डिंग के एलिमेंट का। और उसमें हम एक मेजर मिसकंसेप्शन की बात करें तो वो आता है बीम का डेप्थ।
बीम का डेप्थ आप जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा, बिकॉज उसकी MI डेट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी। बट आप विड्थ बढ़ा के भी वर्किंग कर सकते हैं। कई जगह पे जहाँ पे आपको एस्थेटिकली अच्छा दिखाना है, क्लियर हाइट ज़्यादा चाहिए, उस जगह पे हम बीम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। लेटस से आपकी वॉल की विड्थ है 200, तो हम बीम की विड्थ को 500, 600, 700, 800 इस तरीके से बढ़ा के भी बीम की डेप्थ को कम करने का ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है या अच्छा या बुरा नहीं है। बीम के एक और मिसकंसेप्शन की अगर बात करें तो एक आपने जनरल वर्ड सुना होगा कि भैया मेरी बिल्ड तो 5 माले की बन रही है तो बीम की साइजेस अच्छी देना। तो भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी बिल्डिंग 10 माले की बने, 20 माले की बने, बीम की डेप्थ या बीम का साइज हर जगह इफ़ेक्ट नहीं करता। बीम का साइज़ तभी इफ़ेक्ट करेगा जबकि हाई राइज बिल्डिंग है और आपको स्टिफनेस बढ़ानी या कम करनी है। अदरवाइज एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में आपका जो नंबर ऑफ फ्लोर है उसका बीम के साइजेस से या बीम की ग्रिड से मोस्टली कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ तभी लेना देना होगा जब लेटरल लोड्स आएंगे, अर्थक्वेक लोड्स आएंगे। अदरवाइज आप ये मत बोलना कि बाजू वाले के घर में तो 1 फीट डाला था, मेरे घर में भी 1 फीट डालना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा डालना चाहिए। वो आपका जो घर का प्लान है उसके अकॉर्डिंग बीम की साइज़ कम ज़्यादा होगी। सेकेंड में जो आपका फ्रेंड है उसका घर का प्लान अलग था। लेट अस से आपका एक रूम है जिसकी क्लियर जो लेंथ है वो है 30 फीट और आपके फ्रेंड के घर में जो क्लियर रूम था उसकी लेंथ थी 10 फीट। तो भैया अगर 10 फीट की बीम है और 30 फीट की बीम है तो दोनों के साइज़ में डिफरेंस होगा ना। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, अपने इंजीनियर को परेशान बिल्कुल नहीं करना, जो बोल रहा है वो चुपचाप करना है, ठीक है। ऑल्सो नंबर ऑफ फ्लोर्स वाली बात तो मैंने बताई है, वो दिमाग में लिख के रख लो कि नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ रहे हैं तो बीम की डेप्थ कम है या ज़्यादा है उससे परेशान नहीं करना है आपको। बीम की डेप्थ है, वो पर्टिकुलर फ्लोर में जो लोडिंग आ रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी पे डिपेंड कर रही है और मेजरली किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है नॉर्मल। तो अगर आपको ये पांचों एलिमेंट्स के बारे में मेजर जो गलत फहमियाँ होती है, साइड में कुछ भी गलत सोच बैठा के बैठे हैं, अगर वो क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में फैलाओ और स्ट्रिक्टली लोगों को बोलो कि भैया ऐसा है, ऐसा नहीं है। कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक में या किस तरीके की चीज़ें आप फंसते हैं, उसको हम बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप हमें लिखिए, बिल्कुल लिखिए कमेंट में आपको किस चीज़ में वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग TVW।